विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे व्यावसायिक संगठन एवं संप्रेषण विषय के तहत यूनिट 4 का एक महत्वपूर्ण पार्ट, जो मैं समझता हूं कि बेहद इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए। और इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ एक चीज और बता दूं, अगर आप टाइटल इसका देखेंगे, टाइटल के बाद आपको समझ में आएगा कि इस टाइटल का इम्पोर्टेंस क्या हो सकता है आपके लिए। और ये न केवल इसको आप किताबी ज्ञान तक सीमित रखें, बल्कि व्यवहार में भी आप यदि इसको अपनाएंगे, और इसको आपको अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि कैरियर के आपके पास दो ही विकल्प हैं, या तो आप स्वयं का स्वरोजगार करेंगे या आप किसी जॉब में होंगे। जब आप जॉब में होंगे और जॉब में आपके पास जिस विभाग की जवाबदारी होगी, जिस विभाग को आप डील कर रहे होंगे, उस विभाग से संबंधित आपको कई प्रकार के पत्राचार, बिजनेस कम्युनिकेशन करना होंगे। ठीक इसी प्रकार से यदि आप स्वयं का स्वरोजगार भी करेंगे तो डेफिनेटली हर पल हर समय आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का संप्रेषण तो करना ही होता है। और उसके साथ साथ जब हमारा व्यवसाय का क्राइटेरिया बढ़ता है तो निश्चित रूप से हमें बिजनेस लेटर की ओर भी जाना होता है। कई प्रकार के बिजनेस लेटर आपको लिखना होते हैं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि जो हमारा बिजनेस लेटर है, जो बिजनेस कम्युनिकेशन है, वो हम किस प्रकार से संपादित करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम लिखित संप्रेषण की बात करें, पत्राचार की बात करें, आपने पढ़ा होगा कि दो प्रकार से जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, एक आपका आता है वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपने पढ़ा होगा वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे पास दो विकल्प थे, या तो हम ओरली फेस टू फेस चर्चा करते हैं, या हम लिखित पत्राचार या लिखित करस्पॉन्डेंस के माध्यम से हम एक व्यक्ति अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। तो वही बात आज हम यहाँ कहना चाहते हैं कि लिखित संचार आखिर है क्या। तो रिटर्न जो कम्युनिकेशन है वो निर्णयों, नीति, वक्तव्यों, नियमों, कार्यविधियों, आदेशों तथा निर्देशों को दर्शाते हैं जो कागज पर अभिव्यक्त किए जाते हैं। अब आप देखिए, सारी चीजें वे हैं जो कहीं ना कहीं जॉब या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आप जो भी क्षेत्र में आप जाएंगे, आपको डिसीजन लेना होंगे, आपको पॉलिसी बनाना होगी, आपको अपने स्वयं के यूज देना होंगे, रूल्स रेगुलेशन आप बनाएंगे, आप किसी को ऑर्डर करेंगे, किसी को आप डायरेक्शन देंगे, निर्देश प्रदान करेंगे। ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको करना होती है। जब इन सारी चीजों को हम किसी पेपर पर अभिव्यक्त करके दर्शाते हैं तो इसे लिखित संचार कहा जाएगा। मतलब बिल्कुल स्पष्ट परिभाषा है, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको कि जो चीज, जो निर्णय, जो वक्तव्य आप लिखित में देना चाहते हैं, कागज पर अभिव्यक्त करना चाहते हैं, उसको हम लिखित संचार की श्रेणी में शामिल करेंगे। तो डेफिनेशन बड़ी आसान है, कोई विशेष बात नहीं है। आपको केवल इतना मतलब पता है कि लिखित रिटर्न कम्युनिकेशन होता क्या है, तो आप इसकी परिभाषा देने में आपको कोई विशेष समस्या नहीं होगी। अब आगे देखिए, ये एसपी स्टो करके हैं, नाम नीचे से कट रहा है, एपी स्टो। उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है व्यावसायिक संप्रेषण की आवश्यकता के बारे में। आप चाहें तो इसे नोट करें, क्योंकि एक ऐसी चीज है, ये पूरी जो चीज है एसपी स्टो जी ने जो कहा है, इससे क्लियर हो रहा है कि किस प्रकार से व्यावसायिक संप्रेषण की आज की तारीख में आवश्यकता है। तो देखिए, उन्होंने कहा है आपका पत्र किसी विक्रय के होने या न होने का निर्णय कर सकता है। मतलब आप पत्र में किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आप किस प्रकार से अपनी चीज को एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपने सही तरीके से एक्सप्लेन किया तो हो सकता है कि आपका पत्र विक्रय करवा दे, और हो सकता है कि वो विक्रय न भी करवाए अगर आपने सही भाषा का इस्तेमाल नहीं किया तो। ठीक इसी प्रकार से वही व्यावसायिक पत्र किसी की शिकायत को दूर कर सकता है, ग्राहक बना भी सकता है, वो ग्राहकों को तोड़ भी सकता है। यदि आपने रिक्वेस्ट की भाषा में बात की है, यदि आपने सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया है, तो हो सकता है कि ग्राहक आपका बना रहे। और यदि आपने कुछ इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर दिया कंप्लेंट वाले पत्र में, जिससे हो सकता है कि आपके संबंध उस कस्टमर से टूट भी सकते हैं। तो वास्तव में इस पत्रों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि जो रिसीवर है, रिसीवर के दृष्टिकोण को आपने कितना ध्यान रखा है, और आपने अपने पत्र में किस प्रकार की शैली का इस्तेमाल किया है, जिससे कि पाठक के मन में विश्वास पैदा हो सके। बड़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा। मतलब व्यावसायिक संप्रेषण सभी चीज संपन्न कर सकता है, विक्रय कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, नए ग्राहक बना सकता है, पुराने ग्राहकों को बना के रख सकता है, या ग्राहकों को तोड़ सकता है। ये सारी चीजें इस बात पर निर्भर करती है कि आपने अपने पत्र का, जिसको आपने पत्र लिखा है, जो आपका रिसीवर है, उसके दृष्टिकोण को आपने कितना ध्यान में रखा है, और आपने अपने उस पत्र में किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो रिटर्न कम्युनिकेशन बिजनेस में होते किस किस प्रकार से। देखिए, कई तरीके हैं
आज की तारीख में व्यावसायिक संप्रेषण करने के। आप स्वयं देखते होंगे जब समाचार पत्र आपके घर पे आता होगा तो कई बार समाचार पत्र के अंदर कुछ पंपलेट, ब्रोशर, इस टाइप की चीजें भी आपके यहाँ पर आती है। डेफिनेटली ये भी एक प्रकार का व्यावसायिक संप्रेषण ही है, क्योंकि होता क्या है कि कुछ ऐसी चीजें, जिस चीज का सर्कुलेशन ज्यादा होता है उसके माध्यम से यदि कोई व्यक्ति अपनी बात को पहुंचाता है तो भी एक प्रकार का संप्रेषण है। तो संप्रेषण में बुलेटिन आता है, हैंडबुक आपकी आती है, डायरिया आती है, पैम्पलेट्स आपके आते हैं, हैंडबुक आपकी आती है। ये सब चीजें कई बार डायरी होती है। आप अगर किसी चीज की आप डायरी देखेंगे, मान लीजिए किसी एक बैंक की कोई डायरी है आपकी, तो उस बैंक की डायरी में बैंक के क्या क्या कार्य हैं, उन कार्यों को किस प्रकार से करता है, बैंक की इंटरेस्ट रेट क्या है, बैंक कितना लोन किस दर पे देता है, किस काम के लिए देता है, कहाँ संपर्क करना होता है, सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन आपको डायरी के अंतर्गत मिल जाती है। तो ये सारी चीजें भी व्यावसायिक संप्रेषण का एक माध्यम है। ठीक इसी प्रकार से समाचार पत्र आपके हो गए। कुछ संस्थाएं क्या करती है, अपने यहाँ पे सुझाव योजना, सजेशन बॉक्स लगा रखती है। सजेशन बॉक्स में क्या होता है कि एक व्यक्ति अपने विचार कंपनी की नीतियों के बारे में, कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कंपनी के प्रोडक्शन के बारे में कई प्रकार के सुझाव उन सुझाव पेटियों के माध्यम से व्यक्त करता है। कई बार हम देखते हैं शिकायत पुस्तिकाएं भी होती है। अगर आपको किसी वस्तु के बारे में कोई शिकायत है या जो व्यक्ति आपको डील कर रहा है संबंधित कंसर्न का, उससे यदि आपको कोई शिकायत है तो कई संस्थाएं शिकायत पत्र भी रखती है। तो ये सब क्या होता है कि इन सब के माध्यम से क्या होता है कि आपस में एक दूसरे व्यक्ति का जो संप्रेषण देने वाला है और संप्रेषण जो प्राप्त करने रिसीवर है, उन दोनों के बीच इस प्रकार का आदान प्रदान होता है जिससे कि व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति हमारी हो सके। ठीक इसी प्रकार से आप देखें जब कोई मीटिंग होती है तो मीटिंग के बाद मिनट्स तैयार होते हैं। वो मिनट्स सारे लोगों में सर्कुलेट किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यवसाय, कोई आपकी मीटिंग हुई है, सारे विभागों की आपने कोई मीटिंग ली, उस बैठक में क्या निर्णय हुए वो निर्णय को हमने एक मिनट्स के रूप में लिखा और वो मिनट्स भी हम एक दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। तो ये भी एक प्रकार का आपका व्यावसायिक संप्रेषण का एक माध्यम है। ठीक इसी प्रकार से कुछ कंपनियां अपने वार्षिक लेखे तैयार करती है। जो वार्षिक लेखे तैयार करती है तो वार्षिक लेखे में भी अपने व्यवसाय से संबंधित कई प्रकार की इंफॉर्मेशन को शामिल करती है। ठीक इसी प्रकार से कुछ संस्थाएं भाषण, आपका अध्यक्षीय उद्बोधन भाषण तैयार किया जाता है। जो अध्यक्ष का उद्बोधन होता है उसमें भी क्या होता है, व्यवसाय की रूपरेखा पूरी बताई जाती है कि इस वर्ष हम क्या करने वाले हैं, पिछले वर्ष से हमने क्या किया, किन किन का सहयोग प्राप्त हुआ, किसके प्रति धन्यवाद, सारी चीजें उसमें समाहित होती है। तो ये सारी की सारी वे चीजें हैं जिनके माध्यम से व्यावसायिक संप्रेषण आपका संपन्न होता है। आप इसी इकाई में आगे पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के व्यावसायिक पत्र एक संस्थान में लिखे जाते हैं। तो इन सब के बारे में आगे चर्चा करेंगे। अभी तो आप इतना समझिए कि व्यावसायिक संप्रेषण की आवश्यकता क्यों है और हम किन किन माध्यमों से इस संप्रेषण को हम पूरा कर सकते हैं। अब एक अगली इंपॉर्टेंट चीज जो आपके सिलेबस में भी दी हुई है कि यदि एक विधिवत लिखा गया अगर हमारा कोई पत्र है तो वो पत्र हमारे किन किन उद्देश्यों की पूर्ति करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। यदि आपने इसको ठीक तरीके से समझ लिया तो मैं समझता हूँ आप पत्र का इंपॉर्टेंस भी समझ जाएंगे कि पत्र लिखना क्यों आवश्यक होता है। और जब ये चीज आप समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से आगे की बहुत सारी चीजें जब हम विभिन्न प्रकार के जब पत्र पढ़ेंगे तो उन पत्रों में हम किस प्रकार की भाषा का हमें इस्तेमाल करना चाहिए उसके बारे में भी आपको थोड़ी सी गाइडलाइन इन उद्देश्यों को पूरा पढ़ने समझने के बाद आपको जरूर मिलेगी। एक व्यक्ति है डॉक्टर फ्रैंक डब्ल्यू डिगनन, उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज कही है कि कोई भी व्यावसायिक पत्र सफल होने के लिए 3 चीजें जरूरी है। नंबर 1 उन्होंने कहा था स्टार, दूसरा कहा था चेन और तीसरा कहा द हुक। ये 3 शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको किताब में भी पढ़ने को मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टार्ट। स्टार का मतलब स्टार्टिंग बड़ी अच्छी हो। अगर आपने पत्र की स्टार्टिंग बहुत अच्छे से की है, अगर आपने उसका प्रारंभिक जो रूपरेखा है, उसका बाह्य स्वरूप है, यदि उसको बहुत अच्छे से अट्रैक्टिव बनाया है तो लगता है कि वास्तव में इस पत्र को पढ़ना चाहिए। दूसरा उसका जो मैटर है, जिसको चेन कहा उन्होंने, कि जो उसकी विषय सामग्री है वो इतनी अट्रैक्टिव हो कि एक व्यक्ति उस पूरे के पूरे लेटर को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित हो। और जब वो पूरे के पूरे लेटर को, पत्र को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित होगा तो तीसरी बात आती है आपकी द हुक। द हुक का मतलब होता है कि जिस उद्देश्य के लिए हमने वो पत्र लिखा था, जिस उद्देश्य के लिए हमने विषय सामग्री संबंधित व्यक्ति को दी थी, वो कार्य आपका संपन्न भी हो जाए। मान लिया आपने किसी नई वस्तु की जानकारी दी किसी ग्राहक को, तो नई वस्तु की जानकारी जब आप दें तो पत्र का प्रारंभिक स्वरूप बड़ा अट्रैक्टिव बनाए कि क्यों वस्तु आपकी उपयोगी है, उसका कंटेंट, उसकी क्या विशेषताएं आपकी, अगर आप वो सब कुछ लिख देंगे, इसके साथ आप वस्तु को उपयोग करने के कौन कौन से फायदे हैं, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, यदि सारी चीजों का हवाला दिया आपने दिया है तो हो सकता है कि इस प्रकार का पत्र अपने आप में आपके उद्देश्यों को पूरा करता हुआ नजर आए। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए इसमें पहला जो उद्देश्य बताया है तो बताया वस्तुओं के विक्रय को प्रोत्साहित करना। हालांकि आप समझते होंगे कि वस्तुओं के विक्रय के लिए व्यक्ति विज्ञापन करता है, पर हम देखते हैं विज्ञापन सभी लोगों के लिए। अब मान लीजिए हमने विज्ञापन तो दे दिया
और फिर भी हम चाहते हैं कि प्रॉपर रिस्पांस हमें हमारे जो डीलर है उनसे नहीं मिल रहा है, या हमारे जो पुराने कस्टमर है उनसे नहीं मिल रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस वस्तु के विक्रय को प्रोत्साहित करने के लिए, विक्रय प्रमोशन के लिए, सेल्स प्रमोशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, निश्चित रूप से पत्रों का सहारा भी लेना पड़ेगा। तो वस्तुओं के विक्रय को प्रोत्साहित करने के लिए भी व्यावसायिक संप्रेषण किया जाता है। दूसरा होता है नए ग्राहक बनाना। अब मान लीजिए आप किसी 1 या 2 नगर में या 4 नगर में या किसी जिले में अपनी वस्तुओं का सप्लाई करते हैं। अब आपको चाहिए कि हम पूरे अन्य नगरों में भी जाना चाहते हैं, अन्य स्थानों के ग्राहक को भी हम अपना बनाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा कि वहां के ग्राहकों को अपनी वस्तुओं के बारे में कोई ना कोई चीजों के माध्यम से, किसी न किसी पत्र के माध्यम से, किसी विज्ञापन के माध्यम से, या पंपलेट ब्रोशर जो मैंने आपको बताया था, इनमें से किसी भी चीज के माध्यम से हमें हमारी वस्तुओं की जानकारी उन नए ग्राहकों तक पहुंचाना होगी। तो नए ग्राहकों को बनाने के लिए भी व्यावसायिक संप्रेषण आपका आवश्यक होता है। ठीक इसी प्रकार से नए बाजार की खोज। अब जैसे आपने नए ग्राहक की बात की, नए ग्राहक हो सकता है कि एक ही नगर में हम नए व्यक्तियों को टारगेट करें, और नए बाजार का मतलब होता है वर्तमान में हम जिस बाजार में कार्यरत हैं, जिस बाजार में हम वस्तु सप्लाई करते हैं, उसके साथ साथ हम कुछ नए बाजार में भी हमारी वस्तुओं को पहुंचाना चाहते हैं। तो जब नए बाजार में हम वस्तु पहुंचाना चाहेंगे, तो वहाँ के जो स्थानीय जो भी साधन होंगे, आपके विज्ञापन के साधन कह लीजिए, या सेल्फ प्रमोशन के जो तरीके हो सकते हैं, उन तरीकों के माध्यम से, या पत्राचार के माध्यम से, या वहाँ के संभावित डीलर के माध्यम से हमें नए बाजारों की खोज करने के लिए भी व्यावसायिक संप्रेषण करना होता है। फोर्थ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, खोए हुए ग्राहकों को पुनः प्राप्त करना। होता है क्या कि अगर कोई कस्टमर आपसे एक दो 3-4 साल तक लगातार संपर्क में, इसके बाद आपसे उसका संपर्क नहीं, या वो किसी नए व्यक्ति तक पहुंच चुका है, अब हम चाहते हैं कि वो ग्राहक फिर से हमारी शॉप पर आए, हमारी वस्तु को फिर से वो लाइक करे, हमारी वस्तु को फिर से वो खरीदे। तो क्या करना पड़ेगा हमें, उस कंडीशन में भी इस प्रकार के ग्राहकों को हमें पुनः प्राप्त करने के लिए फिर से व्यावसायिक संप्रेषण का सहारा निश्चित रूप से लेना पड़ेगा। और इस संप्रेषण की भाषा क्या होगी, आगे जब हम पत्र के प्रकार पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि जब हमें खोए ग्राहक को यदि पुनः प्राप्त करना है, तो हम किस प्रकार से पत्र की स्टार्टिंग करें, ताकि किस प्रकार से उसमें कंटेंट को, विषय सामग्री को हम शामिल करें, उसका एंड हम किस प्रकार से करें ताकि खोए ग्राहक पुनः हमें प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है आपका साख का निर्माण करना। देखिए, व्यावसायिक संप्रेषण का सबसे बड़ा महत्व ये भी है कि इससे एक संस्थान की साख का निर्माण होता है। आपका पत्र जितना परफेक्ट होगा, आप अपने पत्र में अपनी चीजों के बारे में जितने अच्छे तरीके से चीजों को एक्सप्लेन कर पाएंगे, निश्चित रूप से आपकी वस्तु की ख्याति निश्चित रूप से बढ़ेगी। और जब वस्तु की ख्याति बढ़ती है तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि संस्था की साख भी बनने लगती है, संस्था की साख बढ़ने लगती है, मतलब एक प्रकार से साख का निर्माण आपका शुरू हो जाता है। तो अगर हम हमारी इमेज बनाना चाहते हैं मार्केट में, हमारी वस्तु की इमेज बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी व्यावसायिक संप्रेषण बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका परिचय देने में सुविधा। अब परिचय देने से मेरा मतलब है कि जब कोई नई वस्तु कोई आती है, बिल्कुल नया आप मार्केट में आ रहे हैं, कोई नया प्रोडक्ट आप ला रहे हैं, अब नए प्रोडक्ट को लोगों से परिचित कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, व्यावसायिक संप्रेषण का सहारा निश्चित रूप से लेना पड़ेगा। अब इसमें आपका विज्ञापन भी हो सकता है, पंपलेट्स भी हो सकते हैं, ब्रोशर्स आपके हो सकते हैं। मैंने आपको बताया जो तरीका आपको सुटेबल लगे, आपकी संस्था की किस प्रकार की क्षमता है, उस क्षमता के अनुरूप आप तय करते हैं कि हमें किस प्रकार से हमारी वस्तुओं को लोगों तक परिचित कराना है। तो परिचय देने के भी का माध्यम भी आपका व्यावसायिक संप्रेषण ही बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है शिकायतों का समाधान करना। कई बार होता है कि आज हम देखते हैं गारंटी वारंटी का जमाना है। गारंटी वारंटी पीरियड में मान ली किसी प्रकार की कोई शिकायत यदि कंप्लेंट यदि किसी कस्टमर की होती है, तो आजकल क्या होता है, हर जगह मेल आईडी, टोल फ्री नंबर, सारी चीजें आपकी उपलब्ध है। कई बार व्यक्ति हमें मेल करता है कि साहब मैंने आपसे ये चीज प्रोडक्ट परचेस किया था और उसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें इतने वर्ष की गारंटी थी, वारंटी थी। अब जब उस प्रकार की कोई शिकायत यदि राइटिंग में आती है, तो उस शिकायत का समाधान भी हमें निश्चित रूप से प्रस्तुत करना ही पड़ता है। चाहे हम उसका रिप्लाई दें कि हम आपको 1 वीक में काम आपका पूरा कर देंगे, या ये व्यक्ति आपके यहाँ पर उपलब्ध होगा और ये आपकी समस्या का समाधान करेगा, आप इनसे संपर्क या आपके यहाँ संपर्क करेंगे, कृपया इन्हें सहयोग करें। कि इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल हमें करते हुए भी कई बार कस्टमर की शिकायतों का समाधान भी करना होता है। कई बार क्या होता है, कस्टमर कोई वस्तु खरीद के ले गया, उसका ऑपरेशन जो सिस्टम है उसमें कोई चीज वो मिस कर गया, उसको याद ध्यान में नहीं है। अब इस कंडीशन में हो सकता है आपको कोई मेल डाले कि साहब मैंने ये वस्तु परचेस की, मुझे ये फंक्शन इसके प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, या मैं उनको समझ नहीं पा रहा हूँ, कृपया मेरी शिकायत का समाधान करें। तो उस कंडीशन में भी क्या करना पड़ता है, हमें लिखित संप्रेषण के माध्यम से कस्टमर की शिकायतों का समाधान भी करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए बगैर बिजनेस के बारे में कहा गया, उधारी निश्चित रूप से बिजनेस में होती है।
आपका बड़ा कोई हम प्रोडक्ट मार्केट में बेचते हो या हम छोटे स्तर पर कोई काम करते हो, हर स्थान पे कहीं ना कहीं हमें क्रेडिट पर भी वस्तुएं बेचना पड़ती है। जब हम वस्तु क्रेडिट पर बेचते हैं, उधारी पर एक बार पत्र, 2 बार पत्र के रिमाइंडर भी हमें प्रस्तुत करना होता है। तो अगर हमने किसी प्रकार से उधारी का कोई हमने ट्रांजेक्शन किया है, हमें वो राशि वसूल करना है, तो राशि को वसूल करने के लिए भी हमें पत्रों का सहारा निश्चित रूप से लेना पड़ता है। और इसलिए लेना पड़ेगा आपको कि जब हम कोई चीज लिखित में भेजते हैं तो उसका प्रमाण होता है। आगे हम आपको बताएंगे कि लिखित का अगर प्रमाण होगा तो उससे क्या फायदे हमें प्राप्त होंगे। अभी तो केवल आप इतना समझिए कि अगर हमने उधारी में कोई माल बेचा है तो उस पैसे की वसूली के लिए हमें संबंधित कस्टमर से कई प्रकार से पत्र व्यवहार करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है निर्यात व्यापार को प्रोत्साहित करना। आज आप देखिए हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं, यदि हमें विदेशों में हमारी कोई वस्तु को और सेल करना है तो निश्चित रूप से उसके लिए भी हमें व्यावसायिक संप्रेषण का सहारा लेना पड़ेगा। हमें वहाँ के जो भी समाचार पत्रिकाएं या वहाँ पे जो संभावित डीलर हैं उन सबको अपनी वस्तु के बारे में इनको जानकारी देना पड़ेगी। बहुत सारी चीजें होती है। आपने कॉमर्स के विद्यार्थी, कुछ विद्यार्थी आगे पढ़ेंगे कि जो आपका इंटरनेशनल मार्केटिंग होता है, इंटरनेशनल मार्केटिंग में जब हम वस्तु का जब व्यापार करते हैं तो कई प्रकार के डॉक्यूमेंट हमें भेजना पड़ते हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट कहीं ना कहीं हमें पत्र के फॉर्म में उपलब्ध कराना होते हैं। तो निर्यात व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए भी व्यावसायिक संप्रेषण बहुत आवश्यक है। तो इन सारे उद्देश्यों के लिए व्यावसायिक संप्रेषण का सहारा लिया जाता है। आगे देखिए, अब आप अगर लिखित व्यावसायिक संचार है तो इसका क्या महत्व हो सकता है, इसको यदि आपने समझ लिया तो मैं समझता हूं कि आगे आप पत्र के, मैंने पहले भी आपको बताया था कि उद्देश्य और महत्व यदि आपने ठीक तरीके से समझ लिया तो आगे जब हम पत्र किस प्रकार से लिखे जाते हैं, पत्र में कहाँ किस चीज को समाहित करना चाहिए, आप उस चीज को उस स्थान पे समाहित करने के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे। तो देखिए, पहला इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है कि व्यावसायिक जो संप्रेषण होता है या लिखित जो आपका कम्युनिकेशन है व्यावसायिक, वो क्यों किया जाता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहला पॉइंट इन्होंने बताया है व्यक्तिगत संपर्क की तुलना में ज्यादा प्रभावशाली होना। देखिए, दोनों चीजें, अगर हम ओरल कम्युनिकेशन भी करते हैं, यदि हमने हमारी बात को ठीक तरीके से प्रेजेंट नहीं किया है तो उसका उतना इम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक वही बात आपकी पत्रों के बारे में भी लागू होती है कि पत्र लिखना भी एक कला है। पत्र को कैसे लिखना आगे मैं आपको बताऊंगा, पत्र लिखने की कला में किन किन चीजों का समावेश किया जाता है। अभी केवल हम इतना समझते हैं कि हम, मान लीजिए हमें 2000, 4000, 10,000, 20,000 लोगों तक कोई वस्तु के बारे में इंफॉर्मेशन, जानकारी देना है, क्या हम सबसे व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं? डोर टू डोर हम जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो डेफिनेटली जब हमें ज्यादा व्यक्तियों से संपर्क करना होता है तो हमें निश्चित रूप से व्यावसायिक संप्रेषण का सहारा ही लेना पड़ता है। तो ये चीज जो आपका लिखित संप्रेषण है यह व्यक्तिगत संपर्क की तुलना में ज्यादा प्रभावशाली होता है। इसके साथ साथ और भी चीज देखिए, कई बार क्या होता है कि हम किसी से व्यक्तिगत संपर्क करते हैं, हमने हमारी वस्तु के बारे में 11 महत्वपूर्ण पॉइंट हमें उसको हाईलाइट करना था, बताना था, पर हम ओरली कम्युनिकेशन कर रहे हैं। हर व्यक्ति हर चीज को हर समय याद नहीं रख सकता। आपने हो सकता है कि वस्तु के 11 गुणों में से 5-7 एक्सप्लेन कर दिए, वो 3-4 गुण आपने छोड़ दिए। अब जब 3-4 गुण आपने छोड़ दिए तो हो सकता है कि कुछ कस्टमर उन्हीं 3-4 गुणों के आधार पर निर्णय करता हो कि मैं इस वस्तु को खरीदूं या नहीं खरीदूं। अब इस कंडीशन में क्या होता है, जब हम लिखित संप्रेषण करते हैं तो लिखित संप्रेषण में सारी की सारी चीजें उसमें में इन्वॉल्व कर ली जाती है, क्योंकि इसकी खुद रीडिंग होती है, पढ़ा जाता है, देखा जाता है कहाँ कौन सी कमी रह गई है, उसके बाद ही हम पत्र को डिस्पैच करते हैं। तो वो चीज आपकी यहाँ पर है कि व्यक्तिगत संपर्क की तुलना में व्यावसायिक संप्रेषण ज्यादा आपका प्रभावशाली होता है। तीसरी बात, ये बार क्या होता है जब हम ओरली जब हम किसी से मिलते हैं तो कुछ ऐसी बात जो अप्रिय लग सकती है सामने वाले को, उसको हम ओरली कहने में संकोच करते हैं। नहीं यार, हम अगर इसको ऐसा बोल देंगे तो थोड़ा सा नाराज हो जाएगा, ये मुझे अभी रिएक्शन तत्काल दे देगा। इस प्रकार की कोई अप्रिय निर्णय वाली कोई चीज है, अप्रिय निर्णय वाली चीज को भी हम बजाय मौखिक कहने के हम उसे लिखित संप्रेषण के माध्यम से इजीली प्रस्तुत कर देते हैं। ठीक है, वो उसका रिप्लाई हमें प्रदान करेगा, तब हम उसको संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। और तत्काल यदि हमने उसको फेस टू फेस यदि इस प्रकार की यदि कोई बात बोल दी, तो हो सकता है कि हमें उसका तत्काल कोई रिएक्शन उसका प्राप्त हो जाए। तो इन सारी चीजों के लिए बहुत जरूरी है कि व्यक्तिगत संपर्क की तुलना में हमारा व्यावसायिक संप्रेषण ज्यादा प्रभावशाली होता है, इफेक्टिव होता है। दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको भी उद्देश्य में बताया था, हमने किसी को क्रेडिट पर वस्तु बेची है, तो क्रेडिट पर जब हमने वस्तु बेची है या हम जब कोई आप बिल प्राप्त करते हैं तो देखिए बिल में क्या होता है, हर चीज का लिखित विवरण आपका दर्ज होता है। हर चीज मौखिक, हम कहीं कोई वस्तु यदि आपने खरीदी है, क्वांटिटी आपको ठीक है उसने दिया, आपने पेमेंट कर दिया, हो गई छुट्टी। पर जब हम उससे बिल प्राप्त करते हैं, जब लिखित वो विवरण होता है, लिखित विवरण आप देखिए संस्था का नाम रहेगा,
किस क्वांटिटी का माल खरीदा आपने, कितनी मात्रा में खरीदा, दर क्या थी, सारी चीजें उस पर दर्ज होती है। इवन उस पर सेलर के हस्ताक्षर या कंपनी का नाम, मोनो वगैरह सब उसमें दिए होते हैं। तो लिखित विवरण आपका ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अभी आप देखा, आप चूंकि कॉमर्स के विद्यार्थी, आप एक टॉपिक पढ़ते होंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है आपका लिखित में लिखे गए विवरण का। यदि हमारे पास बिल है, यदि हमारे पास कंपनी से किए गए पत्राचार है, यदि हमारे पास कंपनी के रखे हुए गारंटी वारंटी कार्ड सुरक्षित हैं जो उसने लिखित में हमें दिए हैं, वो सब चीजें हमारे पास होती है, तो हम ज्यादा अच्छे तरीके से हमारे केस को स्ट्रांग बना सकते हैं। यदि वो चीज हमारे पास नहीं है तो डेफिनेटली आप मान के चलिए हमारा केस बिल्कुल ही वो रहेगा, स्ट्रांग नहीं होगा, हम उस केस में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो लिखित विवरण आपका ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। सेकंड में वही बात आ गई है, पत्र विवाह ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अभी पत्र विवाह ज्यादा महत्वपूर्ण से मेरा मतलब यहाँ पर ये कि जब हम उधारी में कोई वस्तु बेचते हैं, अभी मैंने आपको पीछे कहा था, जब हमने क्रेडिट पर कोई वस्तु बेची है और मान लीजिए व्यक्ति समय पर भुगतान नहीं कर रहा है, मान लीजिए आपने 1 महीने की साइट पर वस्तु बेची, अब 1 महीने के अंदर वो व्यक्ति आपको पेमेंट नहीं कर पा रहा है, हम उसको पत्र लिखते हैं। एक पत्र लिखा, कुछ समय बाद उसका रिप्लाई हमने मांगा, 10 दिन 8 दिन का हमने उसको समय दिया, 8 दिन 10 दिन में हमें रिप्लाई नहीं मिला, फिर हम सेकंड उसको रिमाइंडर भेजेंगे, सेकंड रिमाइंडर भेजेंगे। और ये सब चीज जब हम पत्र व्यवहार करते हैं तो ये सारा का सारा पत्र व्यवहार आगे का जो पॉइंट है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि साक्ष्य के रूप में इस प्रकार की चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। हम यदि कोर्ट में दी जाएंगे तो हमें तमाम प्रकार के जो रिटर्न जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स भी आपको प्रस्तुत करना होते हैं। तो ऊपर आपने पत्र व्यवहार किया, पत्र व्यवहार जब आपने संभाल के रखा तो कहीं ना कहीं वो आपका अगले पॉइंट में काम आएगा कि हम उसे साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करके अपने केस को और स्ट्रांग बना सकते हैं। कई बार क्या होता है, ओरली चीजें हम भूल जाते हैं, कोई व्यक्ति बोलता है साहब ये तो आपने बताया ही नहीं था, परंतु यदि हमने हमारे पत्राचार में उन सारी चीजों को शामिल किया है तो हम कह सकते हैं कि देखिए आप अपना पत्र नंबर ये निकालिए, उस पत्र में मैंने सब कुछ स्पष्ट लिखा है कि मैं आपको क्या कहना चाहता था उस पत्र के माध्यम से। तो हम साक्ष्य के रूप में कोर्ट में भी इस प्रकार के लिखित जो हमारा संचार होता है इसको हम प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला पॉइंट जो हमने उद्देश्य में भी देखा था कि शिकायतों का समाधान, निश्चित रूप से हम पत्रों के माध्यम से शिकायतों का समाधान करते हैं। मैंने आपको इसके पहले उद्देश्य में इसके बारे में विस्तार से बताया था कि किस प्रकार से हम शिकायतों का समाधान कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्यवसाय के क्षेत्र विस्तार में सहायक। सीधी बात है, ये भी हमने कहीं उद्देश्य में इस चीज को हमने पढ़ा है, क्योंकि मैंने आपका उद्देश्य यदि आप ठीक तरीके से समझ गए तो महत्व में समझने में ज्यादा प्रॉब्लम आपकी होगी नहीं। अब यहाँ लिखा देखिए एक्सपांशन, हमारे व्यवसाय के क्षेत्र का हम विस्तार करना चाहते हैं। अब विस्तार करने का मतलब है नए ग्राहक तक पहुंचना, नए मार्केट तक पहुंचना, नए क्षेत्र तक पहुंचना, देश नहीं विदेश में वस्तु बेचना। अगर हम इस प्रकार से हमारी व्यवसाय के क्षेत्र का एक्सपांशन यदि हम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी लिखित पत्र व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि किसी ने कहा है जीभ से कही हुई चीजें लंबे समय तक याद नहीं रहती, किंतु यदि हमने लिखित में कुछ चीजें कर दी है तो वो लंबे समय तक व्यक्ति के मन मस्तिष्क में बनी रह सकती है, और न केवल मन मस्तिष्क में बनी रह सकती है बल्कि उसका प्रूफ भी उसके बाद उपलब्ध होता है। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारे व्यवसाय के क्षेत्र का विस्तार हो तो व्यवसाय के क्षेत्र के विस्तार में भी हमारा जो बिजनेस कम्युनिकेशन है, ये बिजनेस जो हम लेटर लिखते हैं वो लेटर काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगला आपका पुराने संबंधों में दृढ़ता, रिजिडनेस इन द रिलेशन, ओल्ड रिलेशन। यदि हम चाहते हैं कि पुराने संबंध हमारे बने रहे, अभी आपने देखा पुराने संबंध कोई ग्राहक नहीं आता है तो हम पत्र लिखते हैं। यदि हमारा कोई ग्राहक लंबा है, लंबे समय तक हमसे वस्तु खरीद रहा है, अब उस कस्टमर को हम अपना बनाना चाहते हैं तो हमें समय समय पर उससे भी पत्राचार करना पड़ता है। पुराने संबंध में दृढ़ता तभी आती है जब हम समय समय पर हमारे संबंधों की, कंपनी और उनके रिलेशन की, दोनों के रिलेशन की उसको याद दिलाते रहे कि आप विगत 15 वर्ष से मेरे कस्टमर है, आपने मुझे बहुत सहयोग दिया। इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, एक हमारे पुराने कस्टमर को संबंधित अवसरों पर पत्र लिखकर हमारे संबंधों को और अधिक हम प्रगाढ़ बना सकते हैं। नेक्स्ट मैंने अभी आपको बताया था फर्स्ट पॉइंट में, यदि कोई इस प्रकार का निर्णय है जिसको आप इजीली फेस टू फेस अस्वीकार करने में आप संकोच कर रहे हैं कि अगर मैं इसको ऐसा बोलूंगा तो हो सकता है इसका गलत अर्थ लेगा, या ये हो सकता है मुझसे नाराज हो जाएगा, आपको इस प्रकार का अप्रिय निर्णय है। अब उस यदि अप्रिय निर्णय को हम मौखिक रूप से भी स्वीकार नहीं कर सकते तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, लिखित रूप में हम उस चीज को आसानी से स्वीकार कर सकते हैं कि भैया आपने जो पत्र में लिखा है 15 दिन के अंदर में से अधिक क्रेडिट पर माल उधार आपको नहीं बेच सकूंगा, कृपया कष्ट के लिए क्षमा करें। अब आप ओरली नहीं बोल सकते थे इस प्रकार का,
आपकी पॉलिसी ये मैटर है कि मैं पढ़ना ही ज्यादा आप क्रेडिट नहीं करते, आपने अपने निर्णय का तत्काल उसको इन्फॉर्म कर दिया कि नहीं सर मैं इस प्रकार का काम नहीं कर पाऊंगा, कृपया इसके लिए मुझे क्षमा करें। तो कई बार क्या होता है कि इस प्रकार के जो रॉन्ग जो डिसीजन होते हैं, इन डिसीजनों को हम रिफ्यूज यदि हमें करना है, अस्वीकार करना है, तो अस्वीकार करने का तरीका लिखित कम्युनिकेशन ज्यादा उपयुक्त होता है। अगला है साख निर्माण में व्यापक रूप में सहायक। मैंने आपको बताया एक किसी भी व्यवसाय की क्रेडिट बनती है उस व्यवसाय के में लिखे गए पत्राचार से। यदि आपने अपने पत्राचार के माध्यम से अपने कस्टमर को, अपने डीलर्स को, सबको ही संतुष्ट रखा है, सबको समय समय पे सारी चीजों का जवाब दिया है, रिप्लाई दिया है, गारंटी वारंटी पीरियड में कस्टमर की समस्या का प्रॉपर तरीके से समाधान किया है, तो ये सारी चीजें आपके लिए, आपके व्यवसाय के लिए एक प्रकार से गुडविल का काम करती है। तो अगर हम चाहते हैं कि व्यवसाय में हमारी साख बनी रहे, हमारी साख में वृद्धि हो, तो उसके लिए बहुत जरूरी है हम व्यावसायिक पत्राचार को अपनाएं। और लास्ट है, ये पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे कोई पुराने डूबत ऋण है, यदि हम ऋणों को यदि हम वसूल करना चाहते हैं, तो वसूली के लिए भी हमें निरंतर रूप से कस्टमर से, हमारा क्लाइंट है उससे संपर्क करना होता है। संपर्क यदि हम ओरली करेंगे तो कहेगा साहब आपने मुझसे कहा ही नहीं था कि मुझे आपको पेमेंट करना, मुझसे आपने पहली बार ही कहा है। परंतु यदि हम पत्राचार के माध्यम से यदि कोई पत्र भेजते हैं, आज के तरह मेल की सुविधा उपलब्ध है, मेल का रिकॉर्ड आपके पास होता है, हम इस प्रकार से ऋण वसूली के लिए भी समय समय पर हमारे जो कस्टमर है, हमारा जो क्लाइंट है, उसको हम अवगत कराते रहते हैं कि आपको इतने दिन में पेमेंट करना था, आपने इसका भुगतान नहीं किया। तो ये सारी चीजें आपको बताती है कि व्यावसायिक संप्रेषण एक व्यवसाय के लिए कितना इंपॉर्टेंस है। अब मैंने अभी आपसे चर्चा की थी कि व्यवसाय का में जो पत्र लिखते हैं, ये राइटिंग की भी एक स्किल होती है। अगर ये स्किल यदि आपके पास है तो डेफिनेटली आपको उसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। जैसे जब हम किसी को कोई हम पत्र लिखते हैं, तो पत्र लिखने के पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उसकी प्लानिंग करें। आप पहले प्लान करें कि आपको पत्र भेजना किसको है, पहला उद्देश्य क्या है, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आप किस उद्देश्य से पत्र भेज रहे हैं, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, आपका ऑडियंस जो पत्र रिसीव करेगा वो किस प्रकार का है, उसकी एज क्या है, उसका एजुकेशन लेवल क्या है, उसकी इनकम का ग्रुप क्या है, कहाँ का निवासी है वो। इन सारी चीजों के आधार पर हम पत्र की भाषा तैयार करते हैं। ये निर्णय हो गया, फिर आप मैटर तैयार कीजिए। आप सोचिए कि आपको पत्र में देना क्या है। जब आपने ये तय कर लिया कि मुझे पत्र में इन चीजों को शामिल करना है, तो उस से रिलेटेड कई प्रकार के आपके डाटा हो सकते हैं, कई प्रकार के फैक्ट्स हो सकते हैं, तथ्य हो सकते हैं। उन तथ्यों को आपको अरेंज करना पड़ता है, उन तथ्यों को आपको शामिल करना पड़ता है। और जब तथ्य को आप शामिल करेंगे तो वहां पे आपको एक सीक्वेंस का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आपने कहा होगा, जब परीक्षा में जब कोई प्रश्न का आप उत्तर लिखते हैं, तो प्रश्न का उत्तर आप कैसे लिखते हैं कि एक चीज हमने जब समझा दी है तो अगली बात हम नए पैराग्राफ से शुरू करते हैं। करते होंगे आप डेफिनेटली ये चीज। तो वही चीज आपकी पत्र में होती है कि हमको एक सीक्वेंस में किस प्रकार से उन सारी चीजों को हम अरेंज करके रखें। ये सबसे पहले हमें प्लानिंग के रूप में करना पड़ता है। इसके बाद फिर हम रफ ड्राफ्टिंग तैयार करते हैं, इसको फर्स्ट ड्राफ्टिंग बोलते हैं। रफ हम पेपर तैयार करेंगे, रफ लिखेंगे कि हमें पत्र में क्या क्या चीजें लिखना है, उन सबको हमने रिटर्न वे में लिया है। जब हमने प्रारंभिक तरीके से पत्र को तैयार किया है, फिर उसमें अमेंडमेंट करते हैं कि कहाँ कहाँ हमें संशोधन करना है, कहाँ हमने कौन चीज को सही नहीं किया है, कहाँ हमें ये चीज शामिल करना थी और नहीं किए। कई बार आप अपने नोट्स में भी देखते होंगे कि नोट्स तैयार करते समय भी आप कई बार आपको कई चीज बाद में याद आती है, तो आप उसको उस स्थान पे ऐड करते हैं कि मुझे यहाँ पर ऐड करना है। तो फिर उसमें तमाम प्रकार के अमेंडमेंट किए जाते हैं पत्र के अंतर्गत, और उसके बाद फिर लास्ट में उसकी एडिटिंग की जाती है कि कहीं किसी प्रकार का कोई कामा कहाँ लगना है, पूर्ण विराम कहाँ लगना है, प्रॉपर तरीके से उसकी प्रूफ रीडिंग हो जाए। ये सब करने के बाद आपका पत्र तैयार होता है। पत्र इतना आसान नहीं जितना आप समझते हैं कि ठीक है हम 2 लाइन की एप्लीकेशन लिख दें कि आज हम स्कूल में कॉलेज में नहीं आना चाहते, ये तो बड़ा आसान काम है 2 लाइन का लिखना। पर जब हम किसी पत्राचार हम करते हैं व्यावसायिक दृष्टिकोण से, तो वहां पर हमें इन सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। पत्राचार में एक चीज ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि पत्र संक्षेप में लिखें, बहुत ज्यादा इतना ज्यादा डिटेल में लिखें कि आदमी सामने वाला पढ़ने से ये हो जाए कि बोर हो जाए कि साहब मुझे तो बहुत सारा मैटर इकट्ठा हो गया, इतना मैटर में पढ़ नहीं सकता। इजी हो। दूसरा बात, उसमें प्रैक्टिकल हो। ऐसा नहीं कि हम इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करें जो व्यक्ति समझ ही नहीं पाता हो। मतलब सीधी सी बात है, हमें उसी व्यक्ति की भाषा में पत्राचार करना चाहिए जिस भाषा को सामने वाला व्यक्ति जानता है, ताकि वो उस चीज को अच्छे से समझ सके। जैसे हम हिंदी प्रांत की हम बात करें तो हमें डेफिनेटली हिंदी में हमारी बात को रखना पड़ेगा। पर जहाँ पर हिंदी लोग नहीं समझते, वहाँ की कोई दूसरी भाषा क्षेत्रीय, हमें क्षेत्रीय भाषा में करना होता है, या इंग्लिश में हम पत्राचार करते हैं, तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा जो रिसीवर है, जो उस पत्र को प्राप्त करेगा, जिससे हम रिएक्शन चाहते हैं उसका कि हमारे पत्र को पढ़ने में उसने क्या निर्णय लिया, यदि हम चाहते हैं कि उसका प्रॉपर हमें रिप्लाई मिले,
तो हमें निश्चित रूप से इस प्रकार की जो रिटर्न जो स्किल होती है वो स्किल भी हमें अपने आप में डेवलप करना ही पड़ेगी। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगी एक पत्र को लिखते समय। अब आगे की जो प्रक्रिया है कि जब हम व्यावसायिक पत्र जब शुरू करते हैं तो व्यावसायिक पत्र का स्ट्रक्चर हम किस प्रकार से तैयार करते हैं, हम इस पर चर्चा अगले किसी उसके दौरान निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि काफी डिटेल्ड है ये। जब आप इसको पढ़ेंगे समझेंगे काफी समय लगेगा, अब हम इसको बाद में देखेंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको ले जा रहा हूँ एक प्रश्न की ओर, आप इस प्रश्न का उत्तर ढूंढें कि इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो सकता है। ठीक, पहले ये देखें आप, एक मिनट, ये देखिए, जब हम पत्र की विषय सामग्री जब हम तैयार करते हैं तो ये थोड़ा सा आप नोट कर लें केवल कि मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। पूर्णता हो पत्र में, हम नम्रता का इस्तेमाल करें, नम्र हमारी भाषा हो, करेक्शन, शुद्धता का विषय ध्यान रखें, कहाँ कामा फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ किस चीज को अंडरलाइन करना है, सब चीज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। पत्र की भाषा बिल्कुल स्पष्ट हो, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल न करें जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हो। यदि एक से अधिक अर्थ निकलते हो तो उसको नीचे एक्सप्लेन कर दे कि मेरे इस पत्र का शब्द का आशय यह था। आपका पत्र संक्षिप्त भी हो, बहुत ज्यादा विस्तार से न लिखें, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा डिटेल से पत्र लिखेंगे नहीं पढ़ेंगे। हम जिन चीजों को हम महत्वपूर्ण तरीके से बताना चाहते हैं उनको हम हाईलाइट कर दें, प्रभावपूर्ण हो हमारा। हम पैराग्राफ में बात करें, हर चीज एक ही पैराग्राफ में शामिल न करें, जहां कोई नई चीज इंक्लूड करना हो उसे हम अगले पैराग्राफ में शामिल करें, जैसा कि आप ध्यान रखते हैं इन चीजों का। और हमारी पत्र की भाषा सिंपल हो, सरल भी हो, इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। चातुर्य थोड़ी सी हम ध्यान रखें, पाठकों की आवश्यकता को हम ध्यान में रखें कि वो पाठक किस प्रकार के हैं, ये भी हम अगर हम सारी चीजों का हम ध्यान रखेंगे। अट्रैक्शन किस प्रकार का हो, इस रुचि कैसे डेवलप की जाएगी, मैं आपको आगे बताऊंगा नेक्स्ट अपने व्याख्यान में। अभी केवल आप संक्षेप में ये चीज समझें, जब आपने उपयोगिता, महत्व और उद्देश्य को समझ लिया है तो आप ये चीज जरूर जान लें कि हमें पत्र बनाते समय इन सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए एक पत्र, एक प्रश्न आपके इस पे डिस्प्ले हो रहा है, देखिए आप, मैंने आपको ऑब्जेक्ट से लेकर इंपॉर्टेंस तक हर जगह इन चीजों को बताया था कि जब हम कोई व्यावसायिक पत्र बनाते हैं तो उसकी विशेष सामग्री में हमें बनाते समय किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। पत्र आप जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे, आप इसको पढ़ें अच्छे से और बाद में मुझे इसका कहीं से मुझे रिप्लाई जरूर मिलेगा। सर उपयुक्त सभी सर, हेलो, एक मिनट, बहुत जल्दी ना करें। सबसे पहले कॉलेज का नाम, आपका नाम बताएं, उसके बाद प्रश्न का उत्तर दें, ज्यादा अच्छा होगा। नेपा कॉलेज सर, मैं मिथुन प्रजापति, नेपा कॉलेज छिंदवाड़ा, स्वामी विवेकानंद छिंदवाड़ा। अभी पिछले में भी छिंदवाड़ा का रिप्लाई हमने लिया था हमारे सर ने। चलिए, और कहाँ से बोल रहे थे अभी? छिंदवाड़ा। चलिए नेक्स्ट, सर, चलिए छिंदवाड़ा बताइए, चलिए छिंदवाड़ा, चलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। विदिशा कॉलेज। कौन सा कॉलेज? विदिशा। नेपानगर कॉलेज सर। नेपानगर कॉलेज, चलिए बोलिए, बताइए। फोर्थ, उपयुक्त सभी। फोर्थ, क्यों, ऐसा क्यों? रीजन सहित बताइए, कारण भी बताइए। क्योंकि आपने आंसर तो बहुत जल्दी दिया है, ऐसा क्यों? क्योंकि सर व्यापारिक पत्र में पूर्णता होनी चाहिए, शुद्धता भी होनी चाहिए और सरलता भी होनी चाहिए, इसलिए पूर्णता का मतलब, पूर्णता का आशय क्या है? सर पूर्ण होना चाहिए कोई भी। ये तो अगर आप लिखेंगे पूर्णता होना चाहिए तो इससे नंबर मिल जाएंगे आपको परीक्षा में। आपने पूछा है पूर्णता, आपने लिख दिया आगे इसमें पूर्णता होना चाहिए, इससे आपको नंबर मिल जाएंगे। अगर आपने लिख दिया पत्र में शुद्धता होना चाहिए, पत्र में सरलता होना चाहिए और अगले टाइम पॉइंट पे आप चले गए, आपको इसके आंसर मिलेंगे, इसका नंबर मिलेगा आपको। हाँ तो आप मुझे एक्सप्लेन करके बताइए कि पूर्णता का मतलब क्या है? सर पूर्णता मतलब कोई चीज ऐसे अधूरी नहीं होनी चाहिए उसमें। थोड़ा सा एक्सप्लेन ठीक कीजिए, एक्सप्लेन। जिसमें कि कोई मतभेद ना हो। जिस उद्देश्य के लिए पत्र लिखा गया है उस उद्देश्य की पूरी पूर्ति उस पत्र के माध्यम से होना चाहिए। अगर ये है इसका मतलब आपके पत्र में पूर्णता का गुण विद्यमान है। हो गया क्लियर? डेढ़ साल। चलिए, शुद्धता का मतलब क्या हुआ? क्या मतलब होगा शुद्धता का? सर के पत्र में साफ सुथरा होना चाहिए। हाँ यस, चलिए। हाँ, पैराग्राफ ठीक हो रहा, मार्जिन ठीक तरीके से छूटा होना चाहिए, कहाँ पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ कामा लगाना है, ये सारी चीज उसमें होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, और सर समझ में आना चाहिए। यस। और तीसरा क्या है? सरलता। सरलता का मतलब हम जिसको पत्र भेज रहे हैं उसको वो चीज समझ में आना चाहिए।
आप कितने जानते हैं ये इससे कोई मतलब नहीं है। आप तो बहुत कुछ जानते हैं। मान लीजिए आप पत्र, मैं एक कंपनी का मालिक हूँ, मैं तो हर चीज को जानता हूँ, परंतु जो व्यक्ति जिसको मैं पत्र भेज रहा हूँ वो इस चीज को किस रूप में लेगा, इस चीज का भी मुझे ध्यान रखना चाहिए। मतलब पत्र की भाषा सरल भी होना चाहिए। ठीक है, आपने प्रश्न का जवाब दिया। तो एक चीज ध्यान रखिए, जब हम कोई भी प्रश्न का उत्तर दें तो हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि उसके आल यदि आंसर है तो ये आल है तो क्यों है। इन चीजों का भी हम कहीं ना कहीं इस चीज का हम ध्यान रखें। आगे आप देखिए लास्ट में एक और जो रेफरेंस के लिए मैंने कुछ बुक्स के नाम आपको बता रखे हैं, जहां से मैंने भी कुछ मैटर लिया है। बिजनेस कम्युनिकेशन की बुक डॉक्टर पीके अग्रवाल, डॉक्टर ए के मिश्रा की है। बिजनेस कम्युनिकेशन विनोद मिश्रा, डॉक्टर नरेश शुक्ला की है। इन बुक से यदि आप संपर्क करेंगे तो निश्चित रूप से हम व्यावसायिक कम्युनिकेशन को और अच्छे से समझ पाएंगे। और मैंने आपको बताया ये सबसे लंबी इकाई है, काफी टॉपिक इसके अंतर्गत दिए हुए हैं। आगे आपको बहुत कुछ पढ़ना है इस यूनिट के अंतर्गत। थैंक यू। थैंक यू सर।